मेरा नाम राहुल है और मैं शहर के सबसे आलीशान और मशहूर 5 स्टार होटल द रॉयल हेरिटेज में वेटर का काम करता था। ये होटल सिर्फ पत्थरों और कांच से बनी हुई एक बेजान इमारत नहीं थी, बल्कि अमीरों के लिए ऐशो आराम का एक बड़ा ठिकाना था, जहां हर चीज़ चमकती थी। चाहे वह कीमती संगमरमर का फर्श हो या छत पर लटका हुआ विशाल क्रिस्टल का झूमर। मेरी वर्दी हमेशा दूध जैसी सफ़ेद और इस्त्री की हुई रहती थी, क्योंकि इस होटल में अनुशासन ही सब कुछ माना जाता था। मैं एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार से आता था, इसलिए ये नौकरी मेरे और मेरे बूढ़े माता पिता के लिए बहुत कीमती थी, जिसे मैं किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। उस शाम होटल का माहौल रोज से थोड़ा ज़्यादा अलग और बहुत अधिक गहमा गहमी वाला था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन होटल के भीतर का तापमान और रोशनी बिल्कुल जादुई थी। चारों तरफ धीमी आवाज़ में पियानो का संगीत बज रहा था और हवा में महंगे परफ्यूम और ताज़ा बने लजीज खानों की सौंधी खुशबू फैली हुई थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन अपनी गुप्त मीटिंग कर रहे थे और कुछ रईस परिवार साथ बैठकर महंगे डिनर का लुत्फ उठा रहे थे। मेरी ड्यूटी उस मुख्य हॉल में लगी थी, जहां सबसे खास और वीआईपी मेहमान बैठते थे। मेरे कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी थी कि किसी भी रईस मेहमान को शिकायत का रत्ती भर भी मौका न मिले। मैं अपने हाथ में चांदी की एक भारी और चमकदार ट्रे लिए हुए था, जिस पर कांच के बहुत ही नाजुक और महंगे गिलास सजे हुए थे। मैं बहुत ही सावधानी और सलीके से एक टेबल के पास से गुजर रहा था और हर मेहमान के गिलास में बड़े ही अदब के साथ पानी डाल रहा था। मेरी नज़रें हमेशा नीचे झुकी रहती थी और चेहरे पर एक हल्की सी बनावटी मुस्कान रहती थी, जो कि हमारे होटल की ट्रेनिंग का एक अनिवार्य हिस्सा थी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस शानदार और खुशगवार शाम के पीछे एक बहुत बड़ा हादसा मेरा इंतज़ार कर रहा है। उसी समय हॉल के बिल्कुल बीच वाले टेबल पर कुछ नए और बेपरवाह मेहमान आकर बैठे थे, जिनके कपड़े और गहने उनकी अमीरी की गवाही दे रहे थे। उन्हीं के बीच वह घमंडी और बदतमीज लड़की बैठी थी, जिसने अपनी ऊंची आवाज़ और नखरों से पूरे शांत माहौल को अचानक से बदल दिया था। मैं अपनी सफ़ेद वर्दी में पूरी सावधानी के साथ उस बड़े हॉल के बीच चल रहा था और मेरे बाएं हाथ में चांदी की वह बारी ट्रे बहुत ही सलीके से टिकी हुई थी, जिस पर कांच के शे, बेहद महंगे और चमकदार गिलास पानी से लबालब भरे हुए थे। मैं हर कदम बहुत फूंक फूंक कर रख रहा था, क्योंकि उस पॉलिश किए हुए संगमरमर के फर्श पर जरा सी भी फिसलन किसी बड़ी मुसीबत को दावत दे सकती थी। जैसे ही मैं उस बड़े वीआईपी टेबल के पास पहुंचा, जहां वह घमंडी लड़की अपने रईस दोस्तों के साथ बैठी जोर जोर से ठहाके लगा रही थी, तभी अचानक हवा का रुख बदल गया। वह लड़की अपने दोस्तों को प्रभावित करने के लिए कुछ अजीब हरकतें कर रही थी और उसकी नज़रें लगातार मुझ पर ही टिकी थी, जैसे वह किसी गहरी साजिश में डूबी हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि कोई इंसान इतना नीचा गिर सकता है कि किसी गरीब की रोटी से खिलवाड़ करे। जैसे ही मेरा अगला कदम उस लड़की की कुर्सी के ठीक बगल में पहुंचा, उसने बड़े ही शातिर तरीके से और बहुत फुर्ती के साथ अपनी दाहिनी टांग को जानबूझकर मेरे रास्ते में अड़ा दिया। वह सब इतनी तेजी से हुआ कि मुझे संभलने का एक पल भी मौका नहीं मिला। मेरा पैर उसकी टांग
बुरी तरह से टकराया और मेरा शरीर हवा में असंतुलित होकर आगे की ओर झुक गया। उस एक पल में मुझे लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। मेरे हाथ से वह भारी ट्रे छिटक कर दूर जा गिरी और पानी से भरे हुए वे सारे महंगे कांच के गिलास एक साथ फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गए। पूरे रेस्टोरेंट में कांच टूटने की वह कान फाड़ने वाली आवाज गूंज उठी, जिसने वहां मौजूद हर एक रईस मेहमान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मैं मुंह के बल उस ठंडे और सख्त फर्श पर जा गिरा और मेरी सफ़ेद कमीज पानी से पूरी तरह से भीग चुकी थी। हॉल में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया था, लेकिन वह सन्नाटा सिर्फ कुछ सेकंड का था, क्योंकि अगले ही पल उस लड़की के ठहाकों ने उस शांति को चीर दिया। वह अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुककर तालियां बजाते हुए ऐसे हंस रही थी जैसे उसने कोई बहुत बड़ा और मज़ेदार कारनामा किया कर दिया हो। उसके दोस्त भी उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा रहे थे और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान दूसरे इंसान की तकलीफ पर इतना खुश कैसे हो सकता है। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और मुझे अपने चारों तरफ घूमती हुई सैकड़ों आंखें महसूस हो रही थी जो मुझे एक गुनहगार की तरह देख रही थी। उस लड़की की वह शरारत भरी मुस्कान अब जहर जैसी लग रही थी और मुझे एहसास हो गया था कि मेरी नौकरी अब खतरे में है, क्योंकि 5 स्टार होटल में ऐसी गलती की सज़ा सिर्फ और सिर्फ बर्खास्तगी ही होती है। जैसे ही कांच के टुकड़ों के बिखरने का शोर शांत हुआ, उस पूरे बड़े से हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया था। लेकिन वह सन्नाटा सिर्फ कुछ ही पलों का था, क्योंकि अगले ही पल उस लड़की के ठहाकों ने पूरे माहौल को शर्मिंदा कर दिया। वह लड़की अपनी महंगी रेशमी ड्रेस को संभालते हुए अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गई और तालियां बजाते हुए जोर जोर से हंसने लगी, जैसे उसे दुनिया का सबसे बड़ा मज़ा आ गया हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी गरीब की मजबूरी का मजाक उड़ाने से आती है। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखकर एक टेढ़ी सी मुस्कान दी और फिर मेरी ओर मुड़कर बहुत ही तीखे और जहरीले शब्दों में चिल्लाते हुए बोली कि क्या तुम अंधे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि तुम कहाँ चल रहे हो? इतने महंगे होटल में तुम जैसे जाहिल और अनपढ़ वेटर को किसने नौकरी पर रख लिया है, जिसे ठीक से चलना तक नहीं आता? उसकी आवाज़ इतनी ऊंची थी कि रेस्टोरेंट के दूसरे कोने में बैठे मेहमान भी अपनी जगह से खड़े होकर मुझे घूरने लगे थे। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था और मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ज़मीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। वह लड़की यही नहीं रुकी, उसने अपने पैर से ज़मीन पर पड़े एक कांच के टुकड़े को मेरी तरफ सरकाया और बड़े ही घमंड से अपने जूते की नोक से मुझे इशारा करते हुए कहा कि अपनी शक्ल देखो, जैसे कोई सड़क का भिखारी इस आलीशान होटल में घुस आया हो। तुम जैसे लोग सिर्फ गंदगी फैलाने के लिए बने हो और तुम्हारी इस बेवकूफ़ी की वजह से मेरा मूड पूरी तरह से ख़राब हो गया है। उसके दोस्त भी दबी हुई जबान में हंस रहे थे और उनमें से किसी ने भी उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि वे सब मेरी लाचारी का तमाशा देख रहे थे। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन मैं उन्हें बाहर निकलने नहीं दे सकता था, क्योंकि एक वेटर को हमेशा अपनी भावनाओं को दबाकर रखना सिखाया जाता है। मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया ताकि उसकी नफरत भरी नज़रों का सामना ना करना पड़े। मुझे अपनी गरीबी और अपनी लाचारी पर उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन मेरे पास बोलने की ताकत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैंने जुबान खोली
तो मेरी नौकरी उसी पल चली जाएगी। वह लड़की लगातार मुझे बुरा भला कह रही थी और मुझे एक घटिया इंसान साबित करने पर तुली हुई थी। उसके हर एक शब्द ने मेरे स्वाभिमान को बुरी तरह से कुचल दिया था और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि मेरी गरीबी पर भी जोर जोर से लात मार रही है। पूरा हॉल अब सिर्फ उसकी कड़वी आवाज़ और मेरी खामोश बेबसी का गवाह बन चुका था। जब उस लड़की की बदतमीज़ी भरी बातें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी और पूरा हॉल मेरी बेबसी का तमाशा देख रहा था, तब मैंने अपनी हिम्मत जुटाई और कांपते हुए हाथों से फर्श पर बैठने का फैसला किया, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने जल्दी से सफाई नहीं की तो मैनेजर साहब और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने धीरे से अपने घुटने उस ठंडे संगमरमर के फर्श पर टिका दिए, जो अब पानी और कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से भरा हुआ था। मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था, क्योंकि उनमें आंसू भरे हुए थे, लेकिन मुझे उन आंसुओं को गिरने से रोकना था ताकि वह लड़की और भी ज़्यादा मजाक ना उड़ाए। मैंने नंगे हाथों से उन नुकीले और धारदार कांच के टुकड़ों को एक एक करके उठाना शुरू किया, जो हीरे की तरह चमक रहे थे, लेकिन वह चमक मौत की तरह खतरनाक थी। जैसे ही मैंने एक बड़ा टुकड़ा उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया तो वह लड़की फिर से जोर से हंसी और उसने अपनी सैंडल की नोक से एक और कांच के टुकड़े को मेरी तरफ सरका दिया, जैसे वह कोई खेल खेल रही हो। मेरा ध्यान भटक गया और तभी एक बहुत ही बारीक और बेहद नुकीला कांच का टुकड़ा मेरी दाहिनी हथेली के ठीक बीच में गहराई तक धंस गया। उस पल मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने गर्म लोहे की रॉड मेरे हाथ के आर पार कर दी हो। दर्द की एक लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई और मेरी चीख गले में ही दब कर रह गई। मैंने अपना हाथ झटके से पीछे खींचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरी हथेली से खून का एक फव्वारा सा फूट पड़ा और वह सफ़ेद फर्श जो कुछ देर पहले तक पानी से भीगा था अब लाल रंग की बूंदों से भरने लगा था। खून की वह गर्माहट मुझे अपनी त्वचा पर महसूस हो रही थी, जो कि धीरे धीरे मेरी बाजू से होते हुए मेरी सफ़ेद कमीज की आस्तीन को लाल कर रही थी। दर्द इतना असहनीय था कि मेरा पूरा शरीर थर थर कांपने लगा था और पसीने की बूंदें मेरे माथे पर चमकने लगी थी। लेकिन उस बेरहम लड़की के दिल में जरा भी रहम नहीं आया। वह अब भी अपने दोस्तों की तरफ देखकर ये कह रही थी कि देखो, इसे तो काम करना भी नहीं आता, अब अपने खून से पूरा फर्श गंदा कर रहा है। मेरा दिल बुरी तरह से टूट चुका था और मुझे अपने जख्म से ज़्यादा उस लड़की के शब्दों की चुभन महसूस हो रही थी। मैंने अपने दूसरे हाथ से जख्म को दबाने की कोशिश की ताकि खून रुक जाए, लेकिन कांच का वह टुकड़ा अब भी अंदर ही फंसा हुआ था और हर हरकत के साथ वह मांस को और भी ज़्यादा काट रहा था। मैं वहीं ज़मीन पर बैठा हुआ अपनी बेबसी और उस असहनीय पीड़ा से लड़ रहा था और मुझे लग रहा था कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन है, जहां मुझे चोट भी लगी, मेरा अपमान भी हुआ और अब मेरी नौकरी भी हाथ से जाने वाली है, क्योंकि दूर से मुझे मैनेजर साहब के जूतों की आहट सुनाई दे रही थी, जो कि बहुत तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रहे थे। जब मैं फर्श पर बैठा अपने खून से सने हाथ को देख रहा था और दर्द की वजह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, तभी मुझे दूर से पॉलिश किए हुए जूतों की एक बहुत ही तेज और धमक भरी आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ हमारे होटल के मैनेजर मिस्टर खन्ना के
आने का संकेत थी, जो अपने अनुशासन और सख्ती के लिए पूरे शहर में जाने जाते थे। मेरा दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि आज मेरा आखिरी दिन है और मैनेजर साहब मुझे सबके सामने बेइज्जत करके नौकरी से धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। मैंने अपना लहूलुहान हाथ अपनी पीठ के पीछे छुपाने की कोशिश की, ताकि फर्श पर फैला हुआ वह खून और भी ज़्यादा तमाशा न बन जाए। लेकिन खून की बूंदें अपनी जगह छोड़ती जा रही थी और मैनेजर साहब अब मेरे बिल्कुल पास पहुंच चुके थे। उनकी परछाई मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी मौत की दस्तक हो। वह बहुत ही गंभीर और गुस्से में लग रहे थे और उनकी गहरी आंखें सीधे उस टूटे हुए कांच और फर्श पर बिखरे हुए पानी को देख रही थी। पूरे हॉल में जो थोड़ी बहुत फुसफुसाहट चल रही थी, वह भी अब एकदम से बंद हो गई और बाकी के वेटर्स भी अपनी अपनी जगहों पर बुत बनकर खड़े हो गए, जैसे वे भी मेरे लिए आखिरी दुआ मांग रहे हो। वह घमंडी लड़की अब और भी ज़्यादा अकड़ कर बैठ गई थी और उसके चेहरे पर एक विजयी वाली मुस्कान थी, जैसे उसे पता हो कि अब उसका बदला पूरा होने वाला है। उसने जानबूझकर अपनी आवाज़ को थोड़ा और ऊंचा किया, ताकि मैनेजर साहब साफ साफ सुन सके, और कहने लगी कि देखिए मिस्टर मैनेजर, आपके वेटर ने मेरा कीमती वक्त और मूड दोनों ख़राब कर दिया है। ये लड़का बिल्कुल अनाड़ी है और इसे तमीज़ तक नहीं है कि मेहमानों के सामने कैसे चला जाता है। इसकी वजह से मेरी ड्रेस पर भी पानी की कुछ बूंदें गिर गई हैं और अब मैं चाहती हूँ कि आप इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि दोबारा ऐसी हिम्मत कोई और न कर सके। मैनेजर साहब बिल्कुल शांत खड़े थे और उनकी खामोशी किसी बड़े तूफान के आने का संकेत दे रही थी। उन्होंने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि वे उस लड़की की बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जिससे लड़की का हौसला और भी ज़्यादा बढ़ गया। उसे लगा कि मैनेजर साहब उसकी तरफदारी करेंगे और मुझे अभी के अभी निकाल देंगे। मैनेजर साहब ने धीरे से अपनी जेब में से एक रुमाल निकाला और अपनी आंखों पर लगा चश्मा साफ करने लगे। वह सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने खुद के दिल की धड़कनें अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मेरा जख्मी हाथ अब और भी ज़्यादा दर्द कर रहा था और खून की एक पतली सी लकीर फर्श पर बनी हुई थी, जिसे देखकर मुझे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। मुझे लग रहा था कि अब मैनेजर साहब चिल्लाएंगे और मेरा कॉलर पकड़कर मुझे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन तभी मैनेजर साहब ने अपनी नज़रें ऊपर उठाई और उस लड़की की आंखों में सीधे झांका, जिससे उस लड़की की मुस्कान अचानक से गायब होने लगी और पूरे हॉल की हवा एक झटके में बदल गई। मैनेजर साहब ने अपना चश्मा साफ करके वापस अपनी आंखों पर लगाया और एक पल के लिए उस घमंडी लड़की के चेहरे को बहुत ही गौर से देखा, जैसे वह उसकी रूह तक झांक रहे हों। उस लड़की को लगा कि अब मैनेजर साहब मेरी क्लास लेंगे और उसने अपनी गर्दन और भी ऊपर कर ली, ताकि वह मेरी बर्बादी का तमाशा नज़दीक से देख सके। मैनेजर साहब ने अपना हाथ हवा में लहराया और होटल के सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी तरफ बुलाया, तो मुझे लगा कि अब मुझे धक्के देकर बाहर निकाला जाएगा। लेकिन तभी जो हुआ उसने पूरे हॉल में मौजूद हर एक इंसान के होश उड़ा दिए। मैनेजर साहब ने नीचे झुककर बड़े ही प्यार से मेरा वह हाथ पकड़ा, जो खून से पूरी तरह से लथपथ था और जिसमें अब भी कांच का वह जहरीला टुकड़ा दसा हुआ था। उन्होंने अपनी जेब में से एक साफ रुमाल निकाला और बड़े ही सम्मान के साथ मेरे घाव पर लपेट दिया, ताकि खून बहना बंद हो जाए। उनकी आंखों में मेरे लिए गुस्सा नहीं, बल्कि एक पिता जैसी हमदर्दी और उस लड़की के लिए नफरत की आग साफ दिखाई दे रही थी।
मैनेजर साहब ने मुझे धीरे से सहारा देकर खड़ा किया और फिर वह उस लड़की की तरफ मुड़े जो अब अपनी कुर्सी पर थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। मैनेजर साहब की आवाज़ उस शांत हॉल में बिजली की कड़क की तरह गूंजी और उन्होंने बड़े ही सख्त लहजे में कहा कि मिस, हमें अपनी ड्रेस की फ़िक्र है, लेकिन क्या आपको इस इंसान के बहते हुए खून की जरा सी भी परवाह नहीं है जिसे आपने जानबूझकर गिराया है? यह सुनकर लड़की का चेहरा एकदम से सफ़ेद पड़ गया और वह हकलाते हुए बोली कि आप ये क्या कह रहे हैं? ये तो बस एक मामूली वेटर है और इसकी गलती की वजह से मेरा नुकसान हुआ है। लेकिन मैनेजर साहब ने उसे बीच में ही टोक दिया और कहा कि खामोश रहिए मैडम, आपको शायद पता नहीं है कि हमारे होटल के हर एक कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और मैंने अपने ऑफिस की स्क्रीन पर साफ साफ देखा है कि आपने अपनी टांग अड़ाकर इस लड़के को गिराया है। यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि ये आपकी सोची समझी एक बहुत ही घटिया और नीच हरकत थी। पूरे हॉल में मौजूद मेहमानों की फुसफुसाहट अचानक से बंद हो गई और सबकी नज़रें उस लड़की पर टिक गई जो अब शर्म के मारे इधर उधर देख रही थी। मैनेजर साहब ने आगे बढ़ते हुए कहा कि हमारे होटल में वेटर सिर्फ कर्मचारी नहीं होते, बल्कि वे हमारे परिवार का हिस्सा भी हैं और हम किसी भी रईस मेहमान को ये हक नहीं देते कि वे अपनी दौलत के नशे में चूर होकर हमारे स्टाफ के स्वाभिमान को कुचले। आपने ना सिर्फ एक इंसान को चोट पहुंचाई है, बल्कि आपने हमारे होटल के नियमों का भी उल्लंघन किया है। मैनेजर साहब का ये रूप देखकर मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इतना बड़ा ऑफिसर एक छोटे से वेटर के लिए किसी रईस मेहमान से पंगा ले लेगा। उस लड़की के दोस्त जो अब तक हंस रहे थे, वे भी अपनी नज़रें झुका चुके थे और पूरा माहौल अब उस लड़की के खिलाफ हो चुका था। मैनेजर साहब ने साफ कह दिया कि आज आपको यहाँ से माफ़ी मांगकर ही जाना होगा, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। मैनेजर साहब की कड़कती आवाज़ पूरे हॉल में किसी बम की तरह फटी थी और उस लड़की का जो चेहरा कुछ देर पहले तक जीत की मुस्कान से चमक रहा था, अब वह डर और शर्मिंदगी से पीला पड़ चुका था। हॉल में मौजूद हर एक रईस मेहमान अब अपनी प्लेटें छोड़कर उस लड़की को घृणा की नज़रों से देख रहा था, जैसे वह कोई अपराधी हो। मैनेजर साहब ने अपनी उंगली से उस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बहुत ही ऊंचे स्वर में कहा कि मिस, आपको शायद ये गुमान था कि आप अपनी महंगी गाड़ी और ब्रांडेड कपड़ों के दम पर किसी भी गरीब की इज्जत को अपने जूतों तले रौंद देंगी, लेकिन आप भूल गई थी कि यह होटल इंसानियत की कदर करता है, सिर्फ पैसों की नहीं। उस लड़की ने अपने बचाव में कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला और हकलाते हुए बोली कि आप एक मामूली नौकर के लिए मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं आपके मालिक को जानती हूँ और मैं आपकी शिकायत कर दूंगी, जिससे आपकी नौकरी भी दांव पर लग सकती है। लड़की की ये धमकी सुनकर मैनेजर साहब के चेहरे पर एक ठंडी और डरावनी मुस्कान आ गई। उन्होंने अपने कोट की जेब से अपना फ़ोन निकाला और सिक्योरिटी हेड को आदेश दिया कि तुरंत इस हॉल की सीसीटीवी फुटेज को होटल की बड़ी सी लॉबी स्क्रीन पर चला दिया जाए, ताकि यहाँ बैठा हर एक इंसान देख सके कि ये तमीज़दार दिखने वाली लड़की कितनी गिरी हुई हरकत कर सकती है। ये सुनते ही लड़की के हाथ पैर फूल गए और उसके जो दोस्त अब तक उसका साथ दे रहे थे, वे धीरे धीरे अपनी कुर्सियां खिसकाकर उससे दूर होने लगे, जैसे भी उसे जानते ही ना हो। मैनेजर साहब ने आगे बढ़कर उस लड़की की टेबल पर हाथ पटका और कहा कि अब बहुत हुआ मैडम, आप अभी इसी वक्त इस वेटर के पैरों के पास गिरकर उससे माफ़ी मांगेगी, क्योंकि आपकी वजह से इसके हाथ से
ना सिर्फ खून बहा है बल्कि आपने इसके स्वाभिमान को भी चोट पहुंचाई है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी इसी वक्त पुलिस को फ़ोन करूंगा और आप पर जानबूझकर हमला करने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज करवाऊंगा। उस लड़की की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन ये आंसू पछतावे के नहीं बल्कि अपनी बेइज्जती के थे। वह चारों तरफ देख रही थी, लेकिन उसे बचाने वाला कोई नहीं था। वहां खड़े वेटर और सफाई कर्मचारी भी अपनी जगह पर गर्व से तन कर खड़े हो गए थे, क्योंकि आज पहली बार उनके हक में कोई इतनी मजबूती से खड़ा था। मैनेजर साहब ने फिर से गरजते हुए कहा कि वक्त जाया मत कीजिए मिस, या तो माफ़ी मांगिए या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाइए। लड़की का घमंड पूरी तरह टूट चुका था। वह धीरे से अपनी कुर्सी से उठी और कांपते हुए कदमों से मेरे पास आई। उसकी नज़रें ज़मीन पर गड़ी थी और उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने बहुत ही बेदिली से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैनेजर साहब ने उसे टोकते हुए कहा कि ज़ोर से बोलिए ताकि सबको सुनाई दे कि एक अमीर जादी अपनी गलती मान रही है। लड़की ने रोते हुए ज़ोर से सॉरी कहा और फिर मैनेजर साहब ने उसे होटल से बाहर जाने का रास्ता दिखाते हुए कहा कि अब आप और आपके ये दोस्त इस होटल से अभी बाहर निकल जाइए। आप सबको इस होटल में हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है और आपकी शक्ल दोबारा यहाँ कभी नहीं दिखनी चाहिए। मैनेजर साहब का ये आदेश सुनते ही वह लड़की अपना बैग उठाकर बदहवास होकर बाहर की तरफ भागी और उसके पीछे पीछे उसके दोस्त भी सिर झुकाकर निकल गए। पूरे हॉल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जो कुछ सेकंड के बाद जोरदार तालियों की गूंज में बदल गई। मेहमानों ने खड़े होकर मैनेजर साहब के इस फैसले का स्वागत किया और मुझे ऐसा लगा कि जैसे ही मेरे घाव का आधा दर्द उसी वक्त गायब हो गया हो, क्योंकि आज पहली बार किसी ने मुझे एक नौकर नहीं बल्कि एक इंसान समझा था और उस घमंडी लड़की को उसकी सही जगह दिखा दी थी। मेरा खून से सना हाथ अब भी दुख रहा था, लेकिन मेरे दिल को जो सुकून मिला था वह किसी भी मरहम से कहीं ज़्यादा बड़ा और कीमती था। जब वह घमंडी लड़की अपने आंसुओं और अपमान के बोझ तले दबी हुई उस आलीशान होटल के सुनहरे दरवाजों से बाहर की तरफ भागी, गूंज उठी जो किसी जश्न से कम नहीं थी। वहां बैठे बड़े बड़े व्यापारियों और अमीर परिवारों ने खड़े होकर तालियां बजाना शुरू कर दिया और ये तालियां सिर्फ मैनेजर साहब के लिए नहीं बल्कि उस सच्चाई के लिए थी जो आज एक गरीब वेटर की तरफ से जीत गई थी। मैनेजर साहब ने बड़े ही सम्मान के साथ अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा और उनकी आंखों में वह गुस्सा अब पूरी तरह से गायब हो चुका था। उसकी जगह एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर मुझे लगा कि मैं इस दुनिया में अकेला नहीं हूँ। उन्होंने मुझे सहारा देकर धीरे से कुर्सी पर बिठाया और खुद अपने हाथों से एक साफ कपड़े से मेरे हाथ पर बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की। उन्होंने होटल के डॉक्टर को तुरंत वहीं बुलाने का आदेश दिया और मुझे साफ शब्दों में कहा कि राहुल, तुम आज से सिर्फ एक वेटर नहीं हो बल्कि तुमने जिस धैर्य और शालीनता से उस बदतमीजी का सामना किया है वह काबिल तारीफ है और हमें तुम पर गर्व है। डॉक्टर ने आकर जब मेरे हाथ से वह कांच का नुकीला टुकड़ा निकाला तो दर्द के मारे मेरी आंखों से आंसू छलक आए, लेकिन वे आंसू अब दुख के नहीं बल्कि उस सम्मान के थे जो मुझे आज पहली बार महसूस हो रहा था। मैनेजर साहब ने सबके सामने ये घोषणा की कि इस हादसे की वजह से राहुल को जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा हुई है उसके मुआवजे के तौर पर होटल उसे 1 महीने की स्वैतनिक छुट्टी भी देगा और उसका पूरा इलाज होटल के खर्चे पर होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने मेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए मुझे हेड वेटर के पद पर प्रमोट करने का फैसला भी उसी वक्त सुना दिया। यह सुनकर मेरे कानों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक ऐसी शाम
जो मेरी बर्बादी से शुरू हुई थी वह अब मेरी कामयाबी पर ख़त्म हो रही थी। मेरे साथी वेटर जो अब तक डरे हुए थे वे सब मेरे पास आए और मुझे गले से लगाने लगे और मुझे ऐसा लगा जैसे होटल का वह सख्त वातावरण अब एक परिवार में बदल गया हो। मैनेजर साहब ने मुझे अपने कैबिन में बुलाया और एक गर्म कॉफ़ी का कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि राहुल, हमेशा याद रखना कि वर्दी और पद सिर्फ काम करने के लिए होते हैं, लेकिन इंसान का स्वाभिमान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर आज मैं उस लड़की का साथ देता तो शायद मेरा होटल और भी ज़्यादा कमाई करता, लेकिन मैं अपनी नज़रों में गिर जाता। और एक ऐसा मालिक कभी सफल नहीं हो सकता जो अपने वफादार कर्मचारियों की ढाल न बन सके। उनकी इन बातों ने मेरे मन से उस लड़की की दी हुई हर गाली और हर जख्म को हमेशा के लिए मिटा दिया। मैंने अपनी भीगी हुई आंखों से उन्हें धन्यवाद कहा और उस रात जब मैं अपने छोटे से घर की तरफ लौटा तो मेरे हाथ पर पट्टी बंधी थी, लेकिन मेरा सिर गर्व से ऊंचा था। उस दिन के बाद से उस होटल में काम करने वाले हर कर्मचारी का हौसला बढ़ गया और वह घमंडी लड़की जिसे अपनी दौलत पर बड़ा नाज था वह शहर के हर बड़े होटल में ब्लैकलिस्ट हो गई, जिसकी वजह से उसे अपनी उस नीच हरकत की सज़ा ताउम्र भुगतनी पड़ी। यह कहानी मुझे हमेशा याद दिलाती है कि वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, अगर आप सच्चे हैं तो ऊपर वाला किसी ना किसी को आपकी मदद के लिए जरूर भेजता है और घमंड का सिर एक ना एक दिन नीचा जरूर होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर से एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।